हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर बीएड सेकेंड सेमेस्टर का जो हमारा पेपर है जिसका कि नाम है शैक्षिक तकनीकी और कंप्यूटर सिमुलेशन, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और ये हमारा यूनिट 4 चल रहा है। यूनिट 4 का आज ये आखिरी वीडियो है। और आज मैंने जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो 2 टॉपिक है उसको लिए हैं। इसको पढ़ने से पहले हाँ जी, मुझे ताने देने वालों और जल्दी पढ़ाइए सर, जल्दी पढ़ाइए करने वाले हो, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, इसकी खबर तो मिल ही गई होगी। ठीक है, पढ़ने से ज़्यादा कुछ लोग तो मना रहे थे भगवान से कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है। ठीक है, तो अब उनकी भगवान ने सुन ली, लेकिन ये आपके लिए एक मौका है। ठीक है, आपके लिए मौका है। जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा था वो फिर से पढ़ लीजिए, और जिन्होंने पढ़ लिया था उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, ये आपके लिए गोल्डन चांस एक तरह से मिला है। जिन्होंने अच्छे से कवर नहीं किया था वही सबसे ज़्यादा चिंता था कि उनको कि सर कैसे होगा। ठीक है, लेकिन अब आराम से जितने भी वीडियो हैं उसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, सिलेबस में मिला के पढ़ लीजिएगा, और भी जितने अन्य जो पेपर है उनको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी मिली है, एक चांस मिला है आपको अच्छा करने के लिए। चलिए तो ठीक है, अपने देखते हैं हमारे टॉपिक आते हैं क्या है। एडुसेट सब छोटा छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ करना वाला है नहीं, आप बस थोड़े से इसके बारे में जानते रहेंगे तब भी आप लिख लेंगे। ठीक है, एडुसेट जिसे नाम से ही कंफर्म है, एजुकेशन सैटेलाइट। एजुकेशन सैटेलाइट लिखा है, एजुकेशन सैटेलाइट यहाँ पे लिखा है कि शैक्षिक उपग्रह अंग्रेजी के एजुकेशन सैटेलाइट का हिंदी रूपांतरण है, जिसका कि शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कर दिए हैं, एडुसेट जिसे बोलते हैं, एडुसेट कर दिए गए हैं। एडुसेट का मेन पर्पज़ ये था कि इसे दूर दराज क्षेत्रों में फैलाना, ताकि लोग जो शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं वो एक क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सके। सरकार ये चाहती थी कि सभी के पास शिक्षा पहुंच जाए, और एजुकेशन सैटेलाइट जो था एक अच्छा माध्यम मिल गया था, जिसकी वजह से दूरदर्शन, इंटरनेट या फिर अन्य जितने भी प्रकार के कंप्यूटर, अन्य जितने प्रकार की चीज़ें होती हैं, जो माध्यम होते हैं, उनके द्वारा लोगों के पास शिक्षा पहुंच सके। ठीक है, बस यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, इन्हीं चीज़ों को बस सिर्फ सीधे सीधे आपको लिख देना है और कुछ नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक उपग्रह, शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक उपग्रह भारत का पहला उपग्रह था। अच्छा, जो इंडिया ने पहला सैटेलाइट छोड़ा था वो शिक्षा का क्षेत्र से रिलेटेड था। ठीक है, यानी वो एजुकेशन रिलेटेड ही सैटेलाइट उसने छोड़ा था। भारत सरकार द्वारा दूर एवं ग्रामीण अंचलों में रहने वाली जनसंख्या को शिक्षित करने की संकल्पना को प्रकट करता है। देखिए, यानी कि जो सैटेलाइट जो छोड़ा गया था उसका मेन पर्पज़ यही था कि जो सुदूर गाँव में और ग्रामीण अंचलों में जो रहते हैं उनको शिक्षित करना। ठीक है, मेन पर्पज़ था। इसके लिए 1950 किलोग्राम का सतीश धवन ने अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से 2 सितंबर 2004 को एक सैटेलाइट क्या हुआ, प्रक्षेपित किया, जो कि शिक्षा के लिए क्षेत्र में भारत के शिक्षा क्षेत्र में काम करे, ताकि लोग आगे बढ़ सके। इसके लिए उसका पर्पज़ बनाया गया था। ठीक है, एडुसेट द्वारा प्रसारित होने वाले कार्यक्रम को नियंत्रित करने के लिए या कार्यक्रम के लिए एक स्टूडियो की स्थापना की गई थी, जिसमें 20 राज्यों का लक्ष्य बनाया गया था, और जो भी कार्यक्रम प्रसारित होते थे उनको डिश टीवी एंटीना के माध्यम से, जो डिश टीवी था, एंटीना था और दूरदर्शन था, इन सब विभिन्न प्रकार के जो माध्यम थे इनके द्वारा तरह तरह के मतलब लोगों के पास पहुंचाया जा रहा था। यही एडुसेट यानी एजुकेशन सैटेलाइट का मेन पर्पज़ था। ठीक है, आपको अगर एजुकेशन सैटेलाइट दे दीजिएगा तो आप इसी तरीके से बस लिख दीजिएगा, कुछ नहीं करना है, सब चीज़ें आपको पता है कि हाँ क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। एक निश्चित टाइम पर, एक निश्चित समय पर कार्यक्रम चलता है, और जो लर्नर होता है वो जाकर आराम से बैठकर देख सकता है। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। अब फिर आता है कि एडुसेट का महत्व क्या होता है, एडुसेट का महत्व क्यों ही बढ़ गया इतना, या फिर एडुसेट का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ एडुसेट, इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, साक्षर देश के सपने को साकार करने के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। बात यह है कि बहुत सारे, मैंने पिछले भी कई सारी वीडियो में बताया था आपको कि बहुत सारे ऐसे देश के कई सारे कोने हैं, कई सारे ऐसे जगहें हैं जहाँ पर आज तक लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया है, यानी आज तक पहुँच नहीं पाए हैं। वहाँ के लोग जो मूल निवासी हैं वो आज भी आदिवासी जीवन ही जीते हैं। इसके लिए भारत सरकार इसके लिए बहुत अवेयर है, वो अपने हिसाब से पूरी कोशिश कर रही है कि उन लोगों के पास
तमाम सुविधाएं पहुँचे जो बाकी लोगों के पास पहुँच रही है। इसके लिए आप देखेंगे कि जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं, नवोदय विद्यालय होते हैं, ग्रामीण अंचल में खोले जाते हैं। नवोदय विद्यालय को देखिए, आप केंद्रीय विद्यालय को छोड़िए, नवोदय विद्यालय को देखिए, वो क्या क्या शहर को छोड़कर गांव में होता है। ठीक है, तो आप क्यों? क्योंकि गांव को जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो उसमें जा सके, ताकि वो अपना भविष्य आगे बढ़ा सके। ठीक है, और भी तरह आप अपने अगल बगल देख सकते हैं नवोदय विद्यालय होगा, लेकिन हम लोग जो पूर्वांचल का क्षेत्र है ये ज़्यादा पिछड़ा इलाका नहीं है, ये तब भी बहुत अच्छा है। लेकिन नवोदय विद्यालय पूरे देश में फैला हुआ है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है, झारखंड, उन सब के जंगलों में भी, और नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर, मेघालय, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, असम, ठीक है, नागालैंड, ये सब में जगह में भी नवोदय विद्यालय मतलब स्थापित किए गए हैं, ताकि वहाँ के बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन प्रदान किया जाए। यही नहीं, इसके अलावा भी भारत सरकार ने सोचे कि ठीक है ये नवोदय विद्यालय हो गया, लेकिन ये माना गया कि अब भी इसके बावजूद भी जो आदिवासी समूह हैं वो लोग मतलब उस तरीके से इसमें नहीं आ पा रहे हैं जिस तरीके से आना चाहिए। क्योंकि नवोदय विद्यालय क्या कहते हैं, परीक्षा कंडक्ट कराता है, तो परीक्षा कंडक्ट कराता है, हाँ मानते हैं कि उसमें 20% जो रहता है या फिर जो मेनली सीट होती है वो ग्रामीण अंचल के लिए होती है, यानी विलेजर्स के लिए होती है, विलेज बॉयज़ के लिए होती हैं। लेकिन अन्य सीटें जो होती हैं, सारी की सारी जो सीटें होती हैं, सभी जो कैटेगरी जो बांटा गया है हमारे देश का जो वर्ण व्यवस्था है उसके हिसाब से उन लोगों को भी पास मिल जाती है। तो भारत सरकार ने ये सोचा कि क्यों ना जो पर्सनली सीधे जो ST SC वाले हैं, ठीक है, यानी शेड्यूल ट्राइब वाले हैं, शेड्यूल कास्ट वाले, शेड्यूल ट्राइब वाले हैं, सिर्फ उन्हीं को पर्पज़ के लिए भी बनाया जाए। जो आदिवासी है, जो शेड्यूल ट्राइब वाले अधिकतर हैं, ठीक है, SC बीच में हटा दीजिए क्योंकि SC थोड़ा बहुत आगे हैं, सिर्फ शेड्यूल ट्राइब वाले आपको देख लीजिए, यानी उनके लिए EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, आपने नई नाम सुना होगा, तो ये भी एक तरह का स्कूल होता है जिसमें सिर्फ ट्राइबल जो जनजातियाँ होती है सिर्फ उनके बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, ताकि उनको जो वो लोग इस सुख सुविधा से दूर रहते हैं उनको उठाकर थोड़ा सा ऊपर ले जाया जाए, उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। इसके लिए पूरे भारत में EMRS स्कूल जो एकलव्य मॉडल स्कूल है उसको स्थापित किया जा रहा है, उसको बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं, मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी दे दिया। लेकिन एडुसेट का जब भी मेन पर्पज़ यही है कि जो भारत का जो साक्षर बनने का सपना है उसको पूरा किया जा सके। आगे है प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका। प्रौढ़ शिक्षा यानी जो एडल्ट एजुकेशन होता है, इसके लिए भी जो हमारा ऑनलाइन एजुकेशन जो होता है या फिर एडुसेट होता है, इसके लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर सकता है। जैसे आप देख सकते हैं कि इस समय जो कि ऑनलाइन का कितना ज़्यादा प्रचलन हो गया है, लोग ऑनलाइन के द्वारा तरह तरह की चीज़ें सीख रहे हैं। हम घर बैठे किसी दूसरी भाषा को आराम से सीख सकते हैं, क्योंकि अब यूट्यूब पर ऑनलाइन माध्यम में बहुत सारी ऐसी सामग्रियाँ हमें जो मटेरियल है आसानी से मिल जा रही है, जिसके द्वारा हम उन चीज़ों को सीख सकते हैं। आप घर बैठे विदेशी कोई भी रशियन सीखिए, फ्रांस सीखिए, वहाँ पर सिखाता है, एजुकेटर रहते हैं वो सिखाते रहते हैं आपको। ठीक है, तो हम किसी के ऐप्स भी निकल गए हैं कि आप 20 प्रकार की भाषाएँ सीख सकते हैं। ठीक, ये सब चीज़ें हैं। और प्रौढ़ शिक्षा जो एडल्ट एजुकेशन होता है उसमें क्या होता है कि किन्हीं कारणों से जो लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं, विद्यालय नहीं जा पाते हैं, शिक्षा जो इनिशियल जो बेसिक शिक्षा होती है उनको ग्रहण नहीं कर पाते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या करें, वो उन एजुकेशन यानी ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से क्या करते हैं, पढ़ लिख सकते हैं और अपनी शिक्षा को पूरा कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है कि हमारे बालिकाओं जो किसी कारण से विद्यालय शिक्षा नहीं ग्रहण पाती हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जगह होंगे या फिर हम लोग आप लोग भी ऐसे जो होंगे कि नहीं जा पाते हैं स्कूल। आप ही देख लीजिए, आप हमसे पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप लोग स्कूल नहीं जा पाते होंगे, दूर होता होगा, आपको जाने में परेशानी होती होगी, इसीलिए यहाँ पर ऑनलाइन शिक्षा के द्वारा आप अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। इसीलिए बोल रहा है खासकर बालिकाएँ जो बालकों तो जो बॉयज़ हैं वो तो स्कूल किसी तरीके से चल जा सकते हैं, कॉलेज चले जाएंगे, लेकिन बालिकाएँ क्या होता है अभी भी भारत में थोड़ा सा वो जो रिजिड रिचुअल है या फिर रिजिड जो रूढ़िवादी जो रिवाज चलती आ रही है उसको भी अभी माना जाता है, एक तरह से ज़्यादा ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो बालिकाएं किसी कारण से विद्यालय नहीं जा पाती हैं उनको शिक्षा नहीं ग्रहण पाती हैं उनके लिए, यानी वो भी एजुकेशन सेटेलाइट के माध्यम से या फिर ऑनलाइन सेटेलाइट्स के माध्यम से वो अपने शिक्षा को आगे बढ़ा सकती हैं। और क्या है, दूरस्थ शिक्षा में कारगर। दूरस्थ शिक्षा यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन। आज देख सकते हैं कि आप डिस्टेंस एजुकेशन का बहुत ही तरह से ज़्यादा चलन हो चुका है। लोग डिस्टेंस काम करते हुए भाई सबकी
पारिवारिक स्थिति एक जैसी नहीं रहती है, ठीक है। सबका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो एक जैसा नहीं होता है, तो क्या करते हैं कहीं ना कहीं काम करते हुए भी अपनी शिक्षा आगे बढ़ाने के लिए डिस्टेंस एजुकेशन से अपना पढ़ाई पूरी करते हैं। अब डिस्टेंस एजुकेशन के लिए किताबें तो घर आ जाती हैं, लेकिन उनको सीखने के लिए एजुकेशन सेटेलाइट जो होता है वो आपके लिए कारगर हो सकता है। जैसे कि इग्नू क्या है, वो अपना खुद का जो चैनल जो DTH होता है उसको चलाता रहता है, इग्नू का कार्यक्रम चलता रहता है। इवन दूरदर्शन पे भी कार्यक्रम एक समय आता है जब उसमें इग्नू वाला कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो इग्नू जो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है वह अपना खुद का कोर्स चलाती रहती है, ठीक है। तो ये सब बातें रही हमारे एजुकेशन सेटेलाइट के लिए। आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हम देखते हैं कि जो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है ई लर्निंग। ई लर्निंग क्या है? ई लर्निंग जो है वह दो शब्दों से बना है, ई प्लस लर्निंग, यानी ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक और लर्निंग, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अधिगम करना। करने का मतलब यह है कि ई लर्निंग या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा को ई लर्निंग कहते हैं। ई लर्निंग ई और लर्निंग के योग से बना है, जहाँ ई शब्द इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का सूचक है, वाली लर्निंग का आशय अधिगम से है। जैसे कि आप इस समय ई लर्निंग कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कुछ सीख रहे हैं, कुछ अधिगम कर रहे हैं, ये क्या है? ई लर्निंग के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं कि ई लर्निंग का पहला प्रयोग कब हुआ था। तो ई लर्निंग का पहला प्रयोग अमेरिका के शिकागो शहर के लिनियस, ठीक है, लिनियोस यूनिवर्सिटी वीवी के यूनिवर्सिटी की कक्षाओं को एक कंप्यूटर के माध्यम से 1960 में एक सर्वर के द्वारा जोड़ दिया गया। उससे क्या हो गया कि यानी जितने भी कक्षाएं थी, अब जो प्रोफेसर थे वो एक जगह से बोलते थे या फिर एक जगह से जो भी पढ़ाते थे वो सभी बच्चे एक साथ पढ़ते थे, यानी यह ई लर्निंग का, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग का ये पहला उदाहरण मिला था हमें 1960 में अमेरिका के शिकागो शहर में, ठीक है। तो अर्थ परिभाषा में थोड़ा सा ये हो गया था और थोड़ा सा यहाँ पे इसकी हिस्ट्री लिख दिया था ताकि आपको लिखने में आसानी होगी। परिभाषा देखते हैं इसके कि ई लर्निंग जो है, ई लर्निंग से आशय इलेक्ट्रॉनिक अधिगम से है और इसका अर्थ पाठ्य वस्तु को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध कराना है। पाठ्य वस्तु विद्यालय से संबंधित, व्यावसायिक ट्रेनिंग से संबंधित, ठीक है, यहाँ काम आ रहेगा, या फिर दूर शिक्षा पर आधारित हो सकती है, ठीक। कहने का मतलब यह है कि जो ई लर्निंग है वह इलेक्ट्रॉनिक पर अधिगम से आशय है। इसका अर्थ पाठ्य वस्तु को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कर रहे हैं तो आपका क्या है, यह विद्यालय से संबंधित है। कुछ लोग ई लर्निंग करते हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सीखते हैं, अधिगम को, लर्निंग का मतलब क्या होता है? सीखना। लर्निंग के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सीखते हैं तो वो कुछ व्यावसायिक ट्रेनिंग भी हो सकता है या फिर हमारा डिस्टेंस एजुकेशन हो सकता है। ई लर्निंग में हम कंप्यूटर को और रेडियो को, ठीक है, आदि इन सब चीज़ों को भी हम रख सकते हैं, ठीक। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अर्थ परिभाषा एक नॉर्मल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसे आप, मुझे नहीं लगता कि आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत होगी। क्या है कि ई लर्निंग का अर्थ होता है ई और लर्निंग सबसे बना हुआ है, जिसका अर्थ आशा यह है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अधिगम कराना, ठीक। परिभाषा देखेंगे जो कि जॉन सेनर के है, जिसमें वो ये बोल रहे हैं कि ई लर्निंग का आशय इलेक्ट्रॉनिक अधिगम से है। सेम जो भाषा है उसी को बोलेगा कि जिसका अर्थ है पाठ्यक्रम को इलेक्ट्रॉनिक द्वारा उपलब्ध कराना। अब वो पाठ्यक्रम विद्यालय से संबंधित हो सकता है, व्यवसायिक ट्रेनिंग से संबंधित हो सकता है या फिर दूरस्थ माध्यम के संबंधित हो सकता है। अब ई लर्निंग कितने प्रकार के होते हैं इसको भी देख लेते हैं। तो ई लर्निंग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंक्रोनस ई लर्निंग और दूसरा सिंक्रोनस ई लर्निंग, दूसरा होता है एसिंक्रोनस ई लर्निंग। ई लर्निंग सिंक्रोनस ई लर्निंग में क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि सिंक्रोनस ई लर्निंग में ये चीज़ें होती हैं कि जो सेंडर होता है, यानी जो सेंडर होता है, जो रिसीवर होता है, वो एक दूसरे से इंटरेक्शन कर सकते हैं। लाइक आप जूम टीवी पर पढ़ेंगे, ठीक है, लोग जूम पर क्लासेस करते हैं, ठीक है, वहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा या फिर मैं अभी आपको जैसे इस समय रिकॉर्डेड पढ़ा रहा हूँ, अभी लाइव जैसे क्लासेस चलती हैं तो वो भी एक वो क्या है, सिंक्रोनस ई लर्निंग होती है। यानी कि आप सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब दे सकता हूँ। ये किस में आएगा, हमारे सिंक्रोनस ई लर्निंग में, जिसके अंतर्गत मैंने बोला था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रख सकते हैं, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और क्या है, जूम मीटिंग, जूम जो क्लास होती है उसको रख सकते हैं, ठीक।
ऑनलाइन क्लास बोल सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस। ठीक, ये आती है हमारे सिंक्रोनस ई लर्निंग में। सिंक्रोनस ई लर्निंग का मतलब यही होता है कि आपको अगर कुछ पूछ रहे हैं तो उसका जवाब मिल जाए। एसिंक्रोनस ई लर्निंग में मतलब वो चीज़ें होती हैं जहाँ पर आप ई बुक के माध्यम से पढ़ते हैं, यानी या फिर इंटरनेट पर जो किताबें मटेरियल जो उपलब्ध हैं उसके माध्यम से पढ़ रहे हैं, या फिर जैसे इस समय मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये क्या है एसिंक्रोनस ई लर्निंग के माध्यम है। क्यों? क्योंकि मुझे जो भी फीडबैक मिल रहे हैं, जो भी आपकी बातें हैं, जो भी आपके प्रश्न हैं, वो अगले दिन मिल रहा है, यानी तत्काल नहीं मिल पा रहा है। अगर अभी मैं इसी को यानी लाइव माध्यम में कर दूंगा तो वो मेरा तुरंत क्या है, सिंक्रोनस ई लर्निंग में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, तो अब वो देखिए, अब आपको समझ में आ जाएगी कि यानी अगर रिकॉर्डेड क्लास अगर उपलब्ध किया जा रहा है तो वो हमारा क्या आएगा, हमारा एसिंक्रोनस रिकॉर्डिंग क्लास कर दीजिए। ठीक है, एक सिंक्रोनस में आ जाएगा। अन्य चीज़ें समझते हैं, जैसे आप किसी को मेल करते हो, मेल भी क्या होता है, एसिंक्रोनस ई लर्निंग में आता है। आपका व्हाट्सअप लेकिन यहाँ पर आएगा, वो सिंक्रोनस में आएगा, क्योंकि व्हाट्सअप पर आपको रिप्लाई मिल जाता है। ठीक है, वो बनाया गया है सिंक्रोनस लर्निंग के लिए, जो व्हाट्सअप का कंसेप्ट है वो सिंक्रोनस लर्निंग के लिए बनाया गया है। ठीक, सो गाइज, हियर बाय आई केप्ट माई प्रॉमिस एंड कंप्लीटेड द सब्जेक्ट। ठीक है, जो आपका टॉपिक था, जो आपका सिलेबस था, उसको मैंने कंप्लीट कर दिया। अब सब आपके ऊपर है कि आप इसको कितनी अच्छी तरीके से तैयार करते हैं और कितना अच्छा नंबर पा सकते हैं। ठीक है, मुझे कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताइए कि आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं। मेरा नाम अमरमणि शंकर है और मैं आपको आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेमेस्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।